हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पुराना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 3 क्लास में मैंने इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर दिया। आज से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम आज पूरे प्रॉपरली डेप्थ नॉलेज में देखेंगे और इस रेजिस्टेंस में 1 या 2 क्लास और लेंगे जिसमें हम इस रेजिस्टेंस को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो मैं आज आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ वो है रेजिस्टेंस। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पेपर में, चाहे वो आप जेई का पेपर दे लेना चाहे आईटीआई का पेपर दे लेना, जेई वाले कहाँ गलती करते हैं, जो इस बोर्ड पर डाटा लिखा है उसमें जेई वाले गलती कर देते हैं। और आईटीआई वाले क्यों गलती कर देते हैं? क्योंकि वो चीजें उनको याद नहीं रहती। याद रहती है तो पॉइंट आउट नहीं करता, उनको पता ही नहीं है कि कौन सा डाटा हमको याद रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो आज का जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? सीधी सी बात है, इट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये बात समझ में आई? इट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। मतलब धारा के बहने का जो विरोध करे, धारा के बहने का जो विरोध करे उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरोध। प्रतिरोध सिंपल सा वर्ड है यार, प्रतिरोध। मतलब कि किसी के मार्ग में अवरोध पैदा करना, किसी के मार्ग में अवरोध पैदा करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध। आपके एग्जाम निकलने में आपका रिश्तेदार जो नौटंकी फैलाता है उसी को हम हमारा प्रतिरोध कहलाते हैं। हमारे जीवन का प्रतिरोध कौन है? हमारा रिश्तेदार। वही तो नहीं चाहता कि हम सेलेक्ट ना हो, या हमारा पड़ोसी वही तो नहीं चाहता हम सेलेक्ट हो। ये बात समझ में आई? हमारे दुश्मन हमारे प्रतिरोध का काम करते हैं। हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, वो हमें रोक देते हैं। ऐसे ही करंट को फ्लो होने के लिए, फ्लो होने से रोकने के लिए रेजिस्टेंस का उपयोग हम करते हैं। अब ये 2 तरीके से होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को समझाने वाला हूं कि ये करंट या धारा के फ्लो होने का विरोध करता है। क्या करता है दोस्तों? मतलब कि ये क्या करता है? अपोज करता है। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ? इट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये पॉइंट क्लियर है? अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया इसका सिंबल क्या है? ये पूरी दुनिया जानती है कि इसको आर से डिनोट करते हैं, है ना? लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आपको इजी लग रहा होगा कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो बहुत ही सरल है। नहीं दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आता है, जब बॉल फुल टॉस आती है तो हमको लगता तो ऐसा है कि इस पर छक्का मार दें, लेकिन होता क्या है कि हम वो बॉल खाली निकाल देते हैं और स्टंप गिर जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे जितना डाटा लिखा है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा लिखा हुआ है। और ये कंटेंट जो आपको मिल रहा है ना, आप यूट्यूब में देख लेना, ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ये कंटेंट आपको पेड कोर्स में ही जाके मिलेगा। मैं बता रहा हूं आपको, ये जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं ना, ये 2500 3000 की क्लास है जो पेड में लोग दे रहे हैं, और मैं आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। उसका कारण है देने का, मैं पागल नहीं हूं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको पैसे देके करना है तो आप कहीं और बैच ले लेना। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, सेम डाटा, कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा और उससे अच्छा ही मिलेगा आपको। समझ गए? चलिए अगली बात करते हैं हम। ये कैसा होता है दोस्तों? ये पैसिव और बाइलेटरल होता है। भैया पैसिव का मतलब क्या होता है? देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, समझ गए? एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, ये हम अगली क्लास में जाके पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा समझा देता हूं, ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं, जिससे आपके दिमाग में वो चीज क्लियर हो जाए, है ना? एक्टिव एलिमेंट का मतलब वो होता है कि जो जो किसी भी सर्किट में एनर्जी देने की ताकत रखता हो। क्या रखता हो दोस्तों? ताकत रखता हो। यहां अगर ये बात स्टार्ट हो ही गई है तो इसको आप अच्छे से समझ ही लो कि एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ऐसे एलिमेंट जो किसी सर्किट में अनंत काल तक, ऐसे एलिमेंट, ऐसे अवयव, एलिमेंट मतलब अवयव, ऐसे अवयव किसी भी परिपथ में अनंत काल तक ऊर्जा देने की ताकत रखते हो, अनंत काल तक ऊर्जा देने की ताकत रखते हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सक्रिय अवयव कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो किसी भी सर्किट में इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी देने की पावर रखते हो, इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी देने की ताकत रखते हो, वही क्या कहलाते हैं? एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय अवयव। पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं? ये सर्किट में केवल और केवल एनर्जी को खाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एनर्जी को ये केवल खाते हैं, ये एनर्जी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? किसी भी सर्किट में ये हमेशा लोड की तरीके से काम करते हैं। किसके तरीके से काम करते हैं? लोड की।
ये मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा, आपके दिमाग का डाटा एकदम क्लियर करके बढ़िया से समझा दूंगा, जिंदगी में इसको कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों हम एक फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी फैमिली की ही बात कर लेता हूं जिससे आपको अच्छा लगेगा। अब आपकी फैमिली में कई लोग बुरा मान जाएंगे अगर मैं आपका एग्जाम्पल ले लूंगा तो, है ना, मैं सारे एग्जाम्पल खुद ही ले लेता हूं। देखिए दो लोग हैं, जैसे कि मैं और मेरे पापा, ठीक है, मैं और मेरे पापा। तो मैं क्या है कि मेरे पास भी पैसे रहते हैं, जो पापा मुझे पैसे देते हैं वो मेरी पैसे पॉकेट मनी होती है। क्या होती है? पॉकेट मनी। उस पॉकेट मनी को मैं यूज करता हूं और पापा मेरा पूरा खर्चा उठाते हैं। मतलब आपके माता और पिता आपका जीवन भर खर्चा उठाने की ताकत रखते हैं। मतलब जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक वो जिंदा रहेंगे वो आपका खर्चा उठाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट। लेकिन आप क्या है? पैसिव एलिमेंट। आप जिंदगी भर उनसे खर्चा लेने की ताकत रख सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब आपके क्वेश्चंस दिमाग में आएगा कि एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। भाई एक्टिव एलिमेंट वो जो एनर्जी दे सके, जैसे कि जनरेटर एक एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करेगा, बैटरी एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करेगा। अब आपके मन में बात आएगी कि पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं। दोस्तों पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो लोड की तरीके से काम करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। क्या ये बात समझ में आई? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, या रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है वो भी पैसिव एलिमेंट है। लेकिन आपके मन में एक बात आई होगी कि सर कैपेसिटर कभी कभी जब हम चार्ज कर लेते हैं उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज होता है, वो भी तो सर्किट में एनर्जी देने की ताकत रखता है। बिल्कुल सही बात है। आपके द्वारा दिए हुए पैसे आपके पापा के पास है। अच्छा पापा ने मुझे 100 का नोट दिया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पे वो 100 का नोट उड़ा दिया। मैं जब तक गर्लफ्रेंड के आगे उछल कूद करूंगा जब तक वो 100 का नोट रहेगा कि मैं तुझे ये कर सकता हूं, मैं तुझे ये दिला सकता हूं, मैं तुझे वो दिला सकता हूं। जैसे ही मेरा वो 100 का नोट खत्म होगा सही मैं आ जाऊंगा डाइन स्थिति में। किसमें आ जाऊंगा? बिल्कुल डाउन हो जाऊंगा। फिर मैं चुप बैठा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका खर्चा जीवन भर नहीं उठा सकता। इसीलिए मैं अभी कौन हूं? पैसिव एलिमेंट। इसी तरीके से आपका कैपेसिटर काम करता है। कैपेसिटर पहले चार्ज हो जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए वो एनर्जी देता है और डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन बैटरी का ऐसा मतलब नहीं। बैटरी में जब तक एनर्जी रहेगी वो पूरे समय तक एनर्जी देने के लिए तैयार है। मतलब पापा आपकी मम्मी का 100% खर्चा उठा लेते हैं, उठाते हैं, और मम्मी का जीवन भर खर्चा उठाएंगे। लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड का जीवन भर खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि आप एक्टिव एलिमेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इतना अच्छे तरीके से मैंने तुमको क्लियर किया है कि एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। आपके मन में कई बार लोग सोचते हैं कि यार कैपेसिटर एनर्जी देता भी है और एनर्जी लेता भी है, हम इसको किस में गिने, एक्टिव एलिमेंट में या पैसिव एलिमेंट में? तो मैंने पहले ही पॉइंट पे ये वाली बात आपसे बोली थी कि जो अनंत काल तक, लंबे समय तक एनर्जी देने की ताकत रखता हो। मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा नहीं उठा पाएंगे जीवन भर, आप अपनी पत्नी का खर्चा उठाएंगे। और आपकी पत्नी तभी आएगी जब आप एक एक्टिव एलिमेंट बन जाएंगे। जब तक आप पैसिव एलिमेंट रहेंगे, पापा से पैसे ले रहे हैं मतलब पैसिव एलिमेंट। पी फॉर पापा, पी फॉर पैसिव एलिमेंट। मतलब पापा से जब आप पैसे ले रहे हैं तो पैसिव एलिमेंट कहलाएंगे और वो पैसिव एलिमेंट आपका ज्यादा लंबा खर्चा नहीं जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसका मात्रक क्या होता है। अच्छा बायलेटरल क्या होता है भैया? बायलेटरल का मतलब ये होता है, इस बात को भी अच्छे से समझ लो, ऐसे एलिमेंट जिनमें करंट की डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे करंट इधर से फ्लो करे, चाहे इसमें करंट इधर से फ्लो करे। मतलब इन एलिमेंटों में करंट के फ्लो होने की या दिशा बदलने से इनके गुण में कोई चेंज नहीं होता। उसी चीज को बोलते हैं बाइलेटरल। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल। अगर इनके गुण में चेंज होने लगे तो समझ जाना, ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करने लगे तो ये बाइलेटरल ना होके यूनिलेटरल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए इनको निष्क्रिय और बाइलेटरल, मतलब पैसिव और पैसिव और बाइलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के यूनिट की। मात्रक मतलब इसका यूनिट। भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। और सीजीएस में बात करेंगे तो एब्सोल्यूट ओम बोलते हैं। भैया पेपर में सबसे ज्यादा ये चीज क्वेश्चंस पेपर में पूछ ली जाती है, जो हमें अता पता तो बहुत कुछ है, ज्ञानी तो हम बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चंस पेपर में गलत कर देंगे। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है 1 एब्सोल्यूट ओम इक्वल टू कितने ओम। अब हमारे तोते उड़ जाते हैं पेपर में, यार ये क्या दे दी, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं किताब में, ये तो मैंने सुना ही नहीं। तो दोस्तों इस बोर्ड पे जितना डाटा लिखा है ना, अगर उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए ना
तो पेपर आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक एब्सोल्यूट ओम बराबर कितना होता है? 10 की घात -9 ओम। मतलब एब्सोल्यूट ओम रेजिस्टेंस की सीजीएस यूनिट है, जो कि आपने सुनी नहीं है आज तक। ये बात समझ में आई? जिन लोगों ने सुन रखी होगी अच्छी बात है, वो पेड कोर्स में सुन रखी है या आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। ओम बाबा ने भी बहुत बात कही थी कि ओम बाबा ने ये कहा था कि रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज और करंट का अनुपात की वैल्यू के बराबर होता है। मतलब ओम का नियम मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, अभी आएगा ओम का नियम, आगे मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ ये समझाता हूं कि ओम ने जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था आर बराबर वी अपॉन आई। बस आप इतना याद रखें, आर इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज और करंट के डिवीजन से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाता है? ओम, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी इंटरनेशनल वैल्यू क्या होती है, मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक। अंतरराष्ट्रीय मानक की अगर हम बात करते हैं तो एक ओम बराबर कितने एब्सोल्यूट ओम होता है? ये होता है 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। 1 ओम इक्वल टू कितना होता है? 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई आपको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, और एक एब्सोल्यूट ओम बराबर कितने ओम होते हैं? 10 की घात -9। 10 की घात माइनस, देखो ये लिखा है, एक एब्सोल्यूट ओम बराबर 10 की घात -9 ओम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो वैल्यू आई थी वो किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई थी? आई थी पारे के स्तंभ से डिसाइड होता है। मतलब हम पारा कितना चढ़ता है उसके आधार पे हम इसकी वैल्यू को डिसाइड किया था। ये लेबोरेटरी में हुआ था ये काम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये छोटी छोटी वैल्यू है भाई साहब, ये भूल जाता है आदमी। इस कंटेंट को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, 100% आपका रिजल्ट आना तय है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भैया जिस रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं उसके चाल चलन की बात करते हैं। चाल चलन आप तो सीधे प्रॉपर्टी, गुण, ये किताबी ज्ञान को साइड में रखो। आप हम जो भाषा जानते हैं आसपास की, चाल चलन, लक्षण, है ना, कौतक क्या रख सकता है, इस टाइप से आपको जल्दी समझ में आया। अब हम जो रेजिस्टेंस है उसके चाल चलन के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके का है। भैया चाल चलन की बात ये है कि कैसा होना चाहिए। मतलब जैसे आप अपने बहू के चाल चलन चाहते हैं कि आपकी बहू कैसी होनी चाहिए, आपकी सेवा करनी चाहिए, आपको ध्यान रखनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए, ऐसे ही हम रेजिस्टेंस चाहते हैं तो ये किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये सस्ता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अगर ये महंगा हो जाएगा तो मीडियम लोग इसको खरीद ही नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसे रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि जो बहुत महंगा हो जाए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दूसरी बात ये है सरलता। सरलता का मतलब ये है, इसका पूरा मतलब समझिए कि ये आसानी से अवेलेबल हो जाए। ऐसा ना हो कि इसको लेने के लिए हम मगजमारी करनी पड़े, हमको वर्ल्ड में चक्कर लगाने पड़े, धरती में खुदाई करनी पड़े, बहुत गहराइयों में उतरना पड़े, तब बड़ी मुश्किल से जाके ये मिले। तो फिर ऐसे रेजिस्टेंस का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है। मतलब कि बहू बहुत सरल होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? सस्ती होनी चाहिए। सस्ती मतलब हर काम को आसानी से मैनेज कर ले। सरलता, सरलता का मतलब क्या होता है? सरलता मतलब स्वभाव सरल होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए। क्या ये पॉइंट ले लिया? वॉट क्षमता इसकी अधिक होनी चाहिए। वॉट क्षमता मतलब ये होता है कि जो इसकी वोटेज क्षमता है, काम करने की वोटेज क्षमता है, वो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो किसी भी रेजिस्टेंस की वोटेज क्षमता हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि तापमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपकी बहू कच्चे कानों की नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर कच्चे कानों की होगी तो फिर लड़ाई होना आपकी तय है, क्योंकि जो उसके कान भरेगा वो बिल्कुल नाटक फैलाने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहेगी। ऐसे ही हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जो हमें मिले वो कच्चे कान का नहीं होना चाहिए। मतलब उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? टेम्परेचर पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाए या टेम्परेचर घटाए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़े। बहू के कोई भी कान भरे, कोई भी तुम्हारे खिलाफ भरे उसको, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो अपना एक कंसिस्टेंसी से वर्क करते रहना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जो व्यवहारिक ज्ञान है वही यहाँ है, कोई अलग नहीं है, बस आपको रिलेट करने की जरूरत है। भैया क्या सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, वाट क्षमता इसकी ठीक ठाक होनी चाहिए, तापमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम इसको किसका बनाते हैं दोस्तों? मैग्नीन का बनाते हैं। दो टाइप के वायर होते हैं, एक मैग्नीन होता है, एक कॉन्स्टेंटेंट होता है। ये दोनों वायर होते हैं। कॉन्स्टेंटेंट हमेशा डीसी का रेजिस्टेंस बनाने के लिए उपयोग करते हैं और मैग्नीन हमेशा एसी का रेजिस्टेंस बनाने के लिए उपयोग करते हैं। मैग्नीन मतलब मैग्नीज प्लस निकेल का एक मिक्सचर ले लेते हैं हम लोग, इसी तरीके से
इसलिए मैग्नेनियन है। लेकिन ऐसा सत्य बोला है या गलत बोला है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, इसीलिए मैंने ये लाइन बोली। बस आप अभी इतना याद रखें कि मैग्नेन का उपयोग करते हैं जिससे ये टेम्परेचर अनअफेक्टेड होता है। ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए, तो मैंने इतना पॉइंट समझा दिया, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के प्रकार। यहाँ थोड़ी सी चमक दिखाई दे रही होगी लेकिन मैं बता देता हूं, ये लिखा है रेजिस्टेंस के प्रकार। मतलब रेजिस्टेंस अब कितने प्रकार के होते हैं इस चीज को हमको समझना है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? भैया रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बन का रेजिस्टेंस और एक होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। कार्बन का रेजिस्टेंस मतलब कि ये है कि रेजिस्टेंस अब कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में प्रॉपरली जाना था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। अब हम पूछेंगे रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बहुएं कितने प्रकार की होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए, सबसे पहली बात कार्बन का रेजिस्टेंस है तो यार सीधी सी बात है, ये कार्बन का बना हुआ। अब कार्बन की ईंटों से बना है, कार्बन के मटेरियल से बना है, भाई साहब कार्बन के चूर्ण या पाउडर से बना है। किससे बना है? ये लिखा है कार्बन का चूर्ण। चूर्ण मतलब होता है कार्बन का पाउडर, कार्बन का पाउडर या ग्रेफाइट के पाउडर से बना होता है। ठीक है। दूसरा, इसका डायमीटर हमेशा कम होगा। मतलब इस बात से आप क्या समझ सकते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। एक तो ये कार्बन और ग्रेफाइट का, दूसरा इसका व्यास और डायमीटर कम होता है। भाई इस बात का मतलब ये, जिसका डायमीटर कम होगा वो पतला होगा। क्या होगा? पतला। पतला होगा तो साइज में छोटा होगा। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि कार्बन के रेजिस्टेंस हमेशा साइज में छोटे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, डायमीटर कम तो साइज कम, साइज डायमीटर कम तो क्या होगा? इसका साइज कम, साइज कम तो आकार में कैसे होंगे? ये छोटे होंगे। ये पॉइंट क्लियर है। इनकी वाटे क्षमता ये है, वो 1/8 से लेके 2 वाट तक होती है। वाटे क्षमता 1/8 वाट से लेके 2 वाट तक होती है। क्या ये बात समझ में आई? तो 3 पॉइंट में अगर रिवीजन कराऊं, कार्बन या ग्रेफाइट के चूर्ण से मिलकर बने होते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कार्बन या ग्रेफाइट के चूर्ण से मिलकर बने होते हैं। इनकी वाटे क्षमता 1/8 से लेके 2 वाट तक होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है। इनका डायमीटर कम होता है, मतलब आकार में ये छोटे होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या टेलीविजन में, भाई सीधी सी बात है, जब आकार में छोटे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इतने से होते हैं। जैसे आपके चार्जर के अंदर जो सर्किट लगा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, आपके टीवी के अंदर जो सर्किट लगा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, आपके मोबाइल के अंदर सर्किट लगा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमेशा छोटी चीजों का प्रयोग किया जाता है जिससे किसी भी डिवाइस का साइज छोटा हो सके और उसको पोर्टेबल बनाया जा सके, आसानी से उपयोग किया जा सके। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये बहुत ही जबरदस्त बातें समझा रहा हूं मैं। उसके बाद ये जो कार्बन का रेजिस्टेंस है, अब हम इसको दो तरीके से बनाते हैं। एक तो फिक्स वैल्यू के लिए बनाते हैं, एक बनाते हैं हम वेरिएबल वैल्यू के लिए। एक फिक्स वैल्यू का मतलब ये होता है कि फिक्स वैल्यू एक बार लगा दिया फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एक होता है वेरिएबल, हम उसको चालू सर्किट में भी उसके मान को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम वेरिएबल का भी यूज करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अगर हम फिक्स्ड वैल्यू की बात करें, मतलब कि नियत मान वाले रेजिस्टेंस कार्बन का, तो इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको एक बार सर्किट में लगा दिया फिर हम उसके मान को चेंज नहीं कर सकते। 1/8 से ये भी 2 वाट तक होता है, 1/8 वाट से लेके 2 वाट तक। इसकी कनेक्टिंग लीड कॉपर से लेपेट होती है। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है जब इसको सर्किट में लगाएंगे, मतलब दो जो लीडें होती हैं वो लीडों में हम कॉपर की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग कर देते हैं? कॉपर की। मतलब कॉपर की इस पर परत चढ़ा देते हैं जिससे उसकी थोड़ी सी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं वेरिएबल। अब हम बताते हैं कि अगर हम सर्किट में दो टाइप के यूज कर सकते हैं, फिक्स भी यूज कर सकते हैं और वेरिएबल। अब हम बताते हैं कि वेरिएबल की क्या कहानी है। वेरिएबल में हम सर्किट में लगाने के बाद उसके मान को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ये होता है 100 ओम से लेके 5 मेगा ओम तक। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 100 ओम से लेके 5 मेगा ओम तक। और वोल्टेज क्षमता होती है 0.05 वोल्ट से लेके 0.25 वोल्ट तक। क्या ये बात समझ में आई? मतलब इसका सबसे ज्यादा ये पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि भैया कार्बन रेजिस्टेंस, जो वेरिएबल कार्बन का रेजिस्टेंस है, उसकी वाटेज क्षमता की रेंज क्या होगी। पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा, वो होगी आपकी 0.05 से लेके 0.25 तक। सीधा सीधा याद कर लो यार, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। ये याद करने का तरीका है। 100 ओम से लेके 5 मेगा ओम तक, 100 ओम से लेके 5 मेगा ओम तक इसकी वैल्यू होती है। क्या ये बात समझ में आई? अब हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, वो है इसका वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इस चीज को हम समझ रहे हैं। भैया पहली बात तो वायर बाउंड का मतलब होता है वायर को बाउंड करके बनाया गया रेजिस्टेंस ही वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, हम किस पे तार लपेटे और कौन सा तार लपेटे ये देसी भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, गोल टाइप का होलो सिलेंडर होता है, खोखला
बेलन होता है, ठीक है, जो कि किसका बना होता है, या तो चीनी की मिट्टी का, या पोर्सलिन का, या बेकेलाइट का, या सेरेमिक की, इनमें से किसी के ही एक की कोर होती है। इस पे जो तार लपेटते हैं ज्यादातर हम टंगस्टन का उपयोग करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, बहुत हाई होता है। या फिर हम मैग्नीन या यूरेका या नाइक्रोम का भी उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो हम मैग्नीन का उपयोग कर सकते हैं, यूरेका का भी उपयोग कर सकते हैं, या सेरामिक का भी उपयोग कर सकते हैं। सॉरी, सेरामिक नहीं, नाइक्रोम का। क्लियर है? या टंगस्टन का भी उपयोग कर सकते हैं हम। एक जगह टंगस्टन भी लिखा होता है, ये लिखा है ना, टंगस्टन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये 0.1 ओम से लेके 50 किलो ओम तक की इसकी वैल्यू होती है। क्या है दोस्तों, 0.1 ओम से लेके 50 किलो ओम तक का इसका रेंज होता है। अब ये भी दो टाइप से बनता है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। अगर वेरिएबल है, फिक्स्ड है, तो यूरो क्या का बनाएंगे, जिसमें अब कॉपर और निकल का इसमें अनुपात रखेंगे 55-45। कॉपर का ज्यादा, निकल का कम। कॉपर का ज्यादा, निकल का कम, 55 और 45। ठीक है। अगली बात, ये 50 वोल्ट तक बनते हैं। मतलब वायर बाउंड का जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मैक्सिमम 50 वोल्ट तक बनाई जा सकती है। कॉपर और निकल का परसेंटेज पूछा जा सकता है, जो कि 55 से 45 होता है, यूरेका का बना होता है। वेरिएबल में अर्धचंद्राकार होते हैं। अर्धचंद्राकार में इसमें क्या होता है, इसको जब घुमाएंगे तो वो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, हाफ राउंड लेगा, हाफ राउंड से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, 5 ओम से लेके 5 किलो ओम तक, 5 ओम से लेके 5 किलो ओम तक। उसके बाद 50 वोल्ट तक ये बनाए जाते हैं। दूसरा, ये रेगुलेटर में उपयोग करते हैं। भाई वेरिएबल है, तुमने देखा होगा पंखे के जो खटके आते हैं, पंखे में पहले पुराने जमाने के पंखे में जो रेगुलेटर आता था, जिसको 1 2 3 नंबर दिए रहते थे, खट 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 करके उसकी जो वैल्यू चेंज करते थे, याद है तुमको? खट 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 करके जो 1 2 3 करके जो उसकी वैल्यू चेंज किया करते थे, वही वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है। जो कि अच्छा, फिक्स्ड वैल्यू वाला यूरेका का बना होता है। कॉपर और निकल का रेशो 55 से 45 होता है। ये पॉइंट क्लियर है। कार्बन रेजिस्टेंस में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, 1/8 से लेकर 2 वाट तक होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। ये पॉइंट क्लियर है। तो रेजिस्टेंस की आज पहली क्लास कंप्लीट हुई। अगली क्लास में हम इसकी और नॉलेज लेके आएंगे और इसको उससे अगली क्लास में जाके खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जितना मैंने समझाया है, इस वीडियो को आप बार बार देखें। इसके